गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने नए सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं जो कि है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। हमारा जूरिस्प्रूडेंस का जो सब्जेक्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, जहां पर हमने हर सब टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है, हैंडमेड नोट्स बनवाए हैं, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है, कैसे किस चीज को याद रखना है, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी मैंने आपको बहुत याद से बताया है। तो आप हर लेक्चर को 2 से 3 बार देखिए, हमारे वीडियोस को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड आपके हर लाइक और शेयर से हमें कमेंट से हमें डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए हर रोज एक नया लेक्चर ला सके, वीडियोस ला सके। हमारे शॉर्ट्स को प्यार दीजिए, जितना हो सकता है अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि लॉ की जानकारी सबको होनी चाहिए। अपने राइट्स के बारे में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने लॉ के बारे में सबको पता होना चाहिए। अपने बेसिक राइट्स के बारे में तो सबको पता होना चाहिए, किस सिचुएशन में कहाँ किस चीज की जरूरत पड़ जाए किसी को नहीं पता। तो चलिए आज हम अपना जो लेक्चर है PIL पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वो शुरू करने वाले हैं। यूजीसी नेट लॉ की इस सब्जेक्ट के अंदर दो यूनिट के अंदर दो सब्जेक्ट हैं, एक तो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज। तो जो IHL है वो हम लास्ट में करेंगे PIL खत्म होने के बाद, क्योंकि वो 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा टॉपिक उसके अंदर है नहीं। तो सबसे पहले हम PIL के बारे में पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे PIL में वो होगा हिस्ट्री क्या है इंटरनेशनल लॉ की, जहां से काफी स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं, या फिर डेफिनेशंस जो हमेशा पूछी जाती हैं। कुछ 8-10 डेफिनेशन है, उनमें से एक डेफिनेशन हमेशा पूछी जाती है, तो आपको वो डेफिनेशंस में लिखवाऊंगी, ट्रिक के साथ वो सारी डेफिनेशन में लिखवाऊंगी, ताकि आप उन्हें जो उनके की वर्ड्स और ट्रिक है उनके साथ आप उन्हें याद कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जो वर्ड इंटरनेशनल लॉ है ये सबसे पहले किसने दिया था? जर्मी बेंथम ने दिया था 1780 के अंदर, जो हमेशा पूछा जाता है। 2023 में काफी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, जून में भी पूछा गया, दिसंबर में भी पूछा गया। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि जो इंटरनेशनल लॉ है, ये जो टर्म है सबसे पहले जर्मी बेंथम ने दी थी 1780 के अंदर। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के फादर किन्हें कहा जाता है? वो है ह्यूगो ग्रोशियस। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जर्मी बेंथम को फादर बोला जाता है या फिर ह्यूगो ग्रोशियस को। नहीं, इंटरनेशनल लॉ के फादर हैं ह्यूगो ग्रोशियस, और इंटरनेशनल लॉ जो टर्म है इसको सबसे पहले जर्मी बेंथम ने दिया था 1780 के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल लॉ ये लॉ है या नहीं, ये क्वेश्चन बहुत उठता है। तो इंटरनेशनल लॉ को लॉ माना है नेचुरल लॉ स्कूल के एक्सपोनेंट्स ने। नेचुरल लॉ स्कूल मानता है कि जो इंटरनेशनल लॉ है ये एक लॉ है ट्रू सेंस में, और क्योंकि इसका क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। इसके कुछ एक्सपोनेंट्स है जो इस बात में बिलीव करते हैं, वो एक्सपोनेंट्स के नाम मैं आपको बाद में भी लिखवाऊंगी, तो आपको याद रखने, क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद एनालिटिकल स्कूल का माना था कि इंटरनेशनल लॉ लॉ नहीं है, क्योंकि एनालिटिकल स्कूल का क्या मानना था कि जो सोवरन स्टेट्स होते हैं उनके द्वारा बनाया गया लॉ ही क्या होता है, लॉ होता है। यानी स्टेट मेड लॉ ही लॉ होता है, और हर स्टेट का अपना अलग लॉ होता है, किसी भी लॉ का यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं होता है। ये माना था एनालिटिकल स्कूल का। तो एनालिटिकल स्कूल के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ क्या है, लॉ नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें, इंटरनेशनल लॉ एक ग्लोबल फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, जो कि कंट्रीज के बीच में एक स्टेबल और ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, ये तो आप सबको पता ही होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल लॉ के लिए एक सिनोनियम भी यूज किया जाता है, दैट इज लॉ ऑफ नेशन, जिसको हम लैटिन लैंग्वेज के अंदर जस्ट जेंटियम बोलते हैं। तो लॉ ऑफ नेशन अगर लिखा है तो आप समझ लेना इंटरनेशनल लॉ की बात, ज्यादातर लॉ ऑफ नेशन ही लिखा आता है, तो आप याद रखेंगे लॉ ऑफ नेशन इज अ सिनोनियम टू इंटरनेशनल लॉ। ठीक है। और स्क्वेरजनबर्गर ने लॉ ऑफ नेशन के लिए एक स्टेटमेंट दिया था कि लॉ ऑफ नेशन का एक बॉडी ऑफ रूल्स हैं जो स्टेट्स के बीच में अप्लाई होता है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जो कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया को वहां पर कंट्री नहीं स्टेट बोला जाता है, तो हर कंट्री को स्टेट वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप ये याद रखेंगे, कहीं आप सोचो कि मैं यहाँ स्टेट वर्ड बोल रही हूँ आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, नहीं,
यहाँ कंट्री वर्ड को हम स्टेट वर्ड से कंट्री को हम स्टेट वर्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो आप ये याद रखेंगे। तो स्क्वर्जन बर्गर ने लॉ ऑफ नेशन के बारे में ये स्टेटमेंट दिया था कि लॉ ऑफ नेशन का एक बॉडी ऑफ रूल्स है जो स्टेट्स के बीच में अप्लाई होती है और या फिर उन एंटिटीज पर अप्लाई होती है जिन्हें इंटरनेशनल पर्सनालिटी का दर्जा दिया गया है। तो ये स्क्वर्जन बर्गर की जो स्टेटमेंट थी उसके बारे में था। तो चलिए यहाँ तक लिखते हैं, उसके बाद कुछ चीजें मैं आपको और बताती हूँ, फिर हम वो लिखेंगे। तो यहाँ तक लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करें हिस्ट्री की, फिलोसफी एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ, जो वर्ड है इंटरनेशनल लॉ, ये जो भी मैंने आपको बताया ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स बनाकर पूछा जाता है कि क्या स्टेटमेंट करेक्ट है और क्या नहीं है। ठीक है, तो ये वहीं से चीजें बनाई है, टॉपिक हमने बनाया है। was coined किसके द्वारा, मैंने आपको बताया जर्मी बेंथम। इन 1780। उसके अगर बाद हम बात करें फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कौन है, ह्यूगो ग्रोसियस। इंटरनेशनल लॉ is known as Hugo Grotius। स्लाइड नीचे करते हैं। International law is a law. International law is a law. इस थ्योरी को सपोर्ट किया है किसने, नेचुरल लॉ स्कूल ने। दिस थ्योरी is supported by natural law school। नेचुरल लॉ स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। क्या मानना था इनका, जूरिस्प्रूडेंस। इनका मानना था कि जो नेचुरल लॉ होता है उसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है, बिकॉज दिस स्कूल has universal application, has a universal application। But analytical school of jurisprudence says इंटरनेशनल लॉ क्या है, स्लाइड नीचे करते हैं, लॉ नहीं है। इंटरनेशनल लॉ is not a law in true sense, because this school consider law
is a territory of state of sovereign. ठीक है, इंटरनेशनल लॉ ensures stable and organized international relation and acts as a स्लाइड नीचे करते हैं. Act as a global framework at a global level. उसके बाद मैंने आपको बताया जो वर्ड लॉ ऑफ नेशन है, वर्ड लॉ ऑफ नेशन, जिसको लैटिन लैंग्वेज में जस्ट जेंटियम भी बोलते हैं, इज अ सिनोनियम टू इंटरनेशनल लॉ. ठीक है, और इसके बारे में स्क्वर्जनबर्गर ने क्या बोला ये याद रखना, क्योंकि ये पूछा गया एग्जाम के बारे में स्क्वर्जनबर्गर की डेफिनेशन को. स्क्वर्जन डब्ल्यू आएगा यहाँ, बर सेड स्लाइड नीचे करते हैं. क्या कि लॉ ऑफ नेशन is the body of rules, is the body of legal rules which apply between states and such entities as have been granted क्या इंटरनेशनल पर्सनालिटी. तो ये बोला था स्क्वर्जनबर्गर ने लॉ ऑफ नेशन के बारे में. ठीक है, अब बात करते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी. तो दो मेसोपोटामियन सिटी थी, लोगेश और ओमान, उनके बीच में एक पीस ट्रीटी हुई थी, तो वहां से इंटरनेशनल लॉ की क्या शुरुआत हुई थी. उसके बाद अगर हम बात करें तो जो कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन है इसको डेवलप किया था ग्रीक्स ने, ये भी आप याद रखेंगे. और जो जस्ट जेंटियम यानी लॉ ऑफ नेशन का कंसेप्ट है ये रोमन एम्पायर के दौरान इवोल्व हुआ था. और डेवलप किसने किया था कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस को? ग्रीक्स ने, लेकिन इवोल्व हुआ था ये रोमन एम्पायर के दौरान. उसके बाद अगर हम बात करें जो नेचुरल लॉ है इसकी जैसे जैसे नेचुरल लॉ की डेवलपमेंट होती गई वैसे वैसे इंटरनेशनल लॉ का स्कोप भी बड़ा होता गया, वाइड होता गया. लेकिन अगर हम आज के मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो ये इसका इवॉल्व या ये डेवलप होना शुरू हुआ था ड्यूरिंग 15th सेंचुरी. ठीक है, और मेनली यूरोपियन कंटिनेंट में डेवलप हुआ था उस टाइम पर. और ह्यूगो ग्रोशियस ने एक स्टेटमेंट दिया, इसके बारे में हम वो भी लिखेंगे. और एक वेस्टफैलियन सिस्टम है वो अनेक्ट करने के बाद जो ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलियन, ये आपको याद रखना है, ये 1648 के अंदर हुई थी. ये मेजर क्या था, मतलब एक लैंडमार्क था इंटरनेशनल लॉ की फील्ड के अंदर.
ठीक है। इसने क्या किया था, इंडिविजुअल सोवरेन एंटिटीज की जो कंसेप्ट है उसको एक्नॉलेज किया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशन स्टेट्स बोलते हैं। तो ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया के अंदर हुआ था। और हमारा जो इंटरनेशनल लॉ है ये हमारे एक संस्कृत प्रिंसिपल वसुदेव कुटुंबकम पर बेस्ड है, यानी होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते रहते हैं, काफी बार उन्होंने ये बात बोली है कि होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। हमें ऐसे ही हमारे अर्थ को आगे लेकर जाना है, हमारे कंट्रीज को आगे बढ़ाना है और एक साथ मिलकर काम करना है। तो ये हमारा जो प्रिंसिपल है वसुदेव कुटुंबकम, इस पर हमारा इंटरनेशनल लॉ बेस्ड है। ठीक है। उसके बाद 19th और 20th सेंचुरी में जब इंटरनेशनल लॉ को एक फॉर्मल शेप दिया गया यूएन को इस्टेब्लिश करके, ठीक है, उसके थ्रू कैसे वेरियस ट्रीटीज का डेक्लारेशन कॉन्फ्रेंसेस, इनके थ्रू क्या है यूएन को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो एक फॉर्मल शेप मिल गई थी हमारे इंटरनेशनल लॉ को। तो ये था हमारा इंटरनेशनल लॉ का फिलोसफी और हिस्ट्री। तो चलिए इसको लिखते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशंस की तरफ बढ़ेंगे। International personality, beginning of international law। कहाँ से शुरुआत हुई थी? फ्रॉम द पीस ट्रीटीज between Mesopotamian city of Logesh and Oman। उसके बाद हम बात करें जो कंसेप्ट है गवर्नेंस का, द कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल लॉ, सॉरी इंटरनेशनल रिलेशंस। स्लाइड नीचे करते हैं। रिलेशंस, इसको डेवलप किया था ग्रीक्स द्वारा, वर डेवलप्ड बाय ग्रीक्स। उसके बाद जो कंसेप्ट है जस जेंटियम यानी लॉ ऑफ नेशन का, कंसेप्ट ऑफ जस जेंटियम यानी लॉ ऑफ नेशन, ये इवोल्व हुआ, हैज बीन इवोल्व्ड ड्यूरिंग रोमन एम्पायर। Later on, development of concept of natural law helped in widening the concept of international law। इंटरनेशनल लॉ। स्लाइड नीचे करते हैं। जो प्रेजेंट डे की अगर हम बात करें, प्रेजेंट डे मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ was evolved during 15th century and was mainly developed
यूरोपियन कंट्रीज। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ह्यूगो ग्रोशियस ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। स्लाइड नीचे करते हैं एक बारी। ह्यूगो ग्रोशियस ने बोला है, ह्यूगो ग्रोशियस कौन है? फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये आप याद रखेंगे। आर्टिकुलेटेड इंटरनेशनल law, sorry, international order that consists of a क्या? सोसाइटी ऑफ स्टेट्स। States which should be governed, किस चीज से गवर्न होनी चाहिए? लॉज से, म्यूचुअल अग्रीमेंट से। while the laws, mutual agreements customs rather than by force or by warfare। ये था ह्यूगो ग्रोशियस का स्टेटमेंट। स्लाइड नीचे करते हैं। ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया, ये कब हुई थी? ये पूछा गया है अभी जून 2023 के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन बनाकर, करेक्ट और तो आपको ये याद रखना है। तो इसके अंदर क्या हुआ था? अनेक्शन ऑफ वेस्टफैलियन सिस्टम is the major landmark in the field of international law। और इसने क्या एक्नॉलेज किया? इट इज एक्नॉलेज्ड थोड़ा स्लाइड नीचे करते हैं। It is acknowledged the concept of individual sovereign entities known as nation state। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा जो इंटरनेशनल लॉ है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, मैंने आपको बताया वसुदेव कुटुंबकम पर। इंटरनेशनल लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम It means the whole world is a family। स्लाइड नीचे करते हैं। The whole world is a family। उसके बाद आता है ड्यूरिंग 19th और 20th सेंचुरी
20th सेंचुरी क्या हुआ? इंटरनेशनल लॉ को क्या मिला? फॉर्मल शेप मिला, गो टू इट्स फॉर्मल शेप। कैसे? वेरियस ट्रीटीज और कन्वेंशंस के थ्रू वेरियस ट्रीटीज हुई, डेक्लरेशन हुई, ट्रीटीज, डेक्लरेशन, कॉन्फ्रेंसेस, जिनकी वजह से यूएन इस्टेब्लिश किया गया। कॉन्फ्रेंसेस विच फाइनली कंक्लूडेड in the formation of international law। तो ये था हमारा इंटरनेशनल लॉ का फिलॉसफी और हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि क्या इंटरनेशनल लॉ है तो ये कौन कौन मानता है? तो ये नेचुरल लॉ स्कूल मानता है, लेकिन एनालिटिकल लॉ स्कूल नहीं मानता है। मैंने उसके पीछे का रीजन भी बताया, क्योंकि नेचुरल लॉ स्कूल मानता था कि इस लॉ का क्या, नेचुरल लॉ का यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है, जबकि एनालिटिकल स्कूल का मानना था कि स्टेट मेड लॉ या सोवरन जो मेड लॉ होता है वही लॉ होता है। तो वो इसे क्या नहीं, इसे लॉ नहीं मानते थे इंटरनेशनल लॉ को। तो उन एक्सपोनेंट्स का नाम लिखेंगे नेचुरल लॉ स्कूल का और एनालिटिकल स्कूल के एक्सपोनेंट्स का, जो इस बात में बिलीव करते थे। और ये बिलीव में बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो आप ये याद रखेंगे किसने क्या बोला है। तो आप ये क्वेश्चन लिखिए, इज इंटरनेशनल लॉ is a law in true sense। तो इसका आंसर लिखे, एक्सपोनेंट्स थे जो नेचुरल लॉ स्कूल के, हॉल, लॉरेंस, पोलॉक, ओपेनम, ओपनहाइम, हार्ट, स्टार्क और ब्रायरली। ठीक है, इन सब का मानना था, ऑल सेज इंटरनेशनल लॉ is a law in true sense। स्लाइड नीचे करते हैं। because they all are the approach of natural law school। ठीक है, इनको याद करने की एक ट्रिक है, इनके नाम को याद करने की, तो वो ट्रिक भी लिख लीजिए आप। जैसे दो तीन लोग मिलकर किसी को डरा देते हैं ना, और फिर मान लो कि उसको एकदम से ऐसे बहुत तेज डरा दिया और हार्ट अटैक जैसी फीलिंग आ गई, तो वहां से आया ये। लॉरेंस, पोलॉक और ओपेनम, इसको कई लोग ओपनहाइम भी बोलते हैं, हॉल में गए और स्टार्क और ब्रैडली को
हार्ट अटैक दिया। ठीक है, तो ये यहाँ ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं इनके नाम। क्या क्या, लॉरेंस से लॉरेंस हो जाएगा, पॉलॉक, ओपनहाइम, हॉल से हॉल का नाम हो जाएगा, और स्टार्क, ब्रैडली, और हार्ट से एचएल हार्ट। तो ये हो गए हमारे एक्सपोनेंट्स नेचुरल लॉ स्कूल के, जो बिलीव करते थे इंटरनेशनल लॉ क्या है, लॉ है इन ट्रू सेंस। जबकि जो एक्सपोनेंट्स थे, बट एक्सपोनेंट्स क्या क्या नाम है, पनफेंड्रॉफ, हॉब्स, ऑस्टिन, हॉलैंड, जर्मी बेंथम और जेथरो ब्राउन। तो ये है एनालिटिकल स्कूल के एक्सपोनेंट। स्लाइड नीचे करते हैं एक बारी। they all says international law is not a law in true sense, because all these exponents are the approach of किसकी, पॉजिटिव या एनालिटिकल स्कूल की। ठीक है, तो ये थे हमारे एक्सपोनेंट्स जो एनालिटिकल स्कूल से थे और मानते थे कि इंटरनेशनल लॉ नहीं है। उसके बाद इनकी स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं कि किसने क्या बोला है। ऑस्टिन ने क्या बोला है इंटरनेशनल लॉ स्कूल के बारे में। ऑस्टिन सेड इंटरनेशनल लॉ, इसको हमने पॉइंट्स में तोड़ रखा है, तो इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ इन ट्रू सेंस, not a law in true sense, बट ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी है बस, बट इट इज अ पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी, नल मोरालिटी। उसके बाद जो अगला है वो है इट कंसिस्ट्स ऑफ ओपिनियंस और सेंटिमेंट्स अमंग नेशंस। तो यह है ऑस्टिन के बारे में, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। अब अगर हम बात करें हॉलैंड ने क्या बोला, हॉलैंड ने बोला कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, एक वैनिशिंग पॉइंट है जूरिस्प्रूडेंस का। सॉरी, हॉलैंड सेड इंटरनेशनल लॉ is the vanishing point of jurisprudence। और इस क्योंकि इसके अंदर लैक ऑफ सेंशंस है, सेंशंस नहीं है इसमें, देयर इज लैक ऑफ सेंशंस, and it is law only by courtesy। ये किसने बोला था, हॉलैंड ने बोला था। अब बात करते पोलॉक, हॉल एंड लॉरेंस ने क्या बोला था, जो कि नेचुरल लॉ स्कूल से बिलोंग करते थे।
पोलॉक ने बोला इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ क्या है, इज अ लॉ बिकॉज इसे प्रॉपरली बनाया गया है, बिकॉज इट इज प्रॉपरली फॉर्मुलेट, किसके द्वारा बनाया गया, कॉम्पिटेंट पॉलिटिकल कम्युनिटी द्वारा, प्रॉपरली फॉर्मुलेटेड बाय कॉम्पिटेंट political community and recognized by the members on which it is implemented. तो ये पोलॉक ने बोला था। उसके बाद हॉल एंड लॉरेंस ने क्या बोला वो हम देख लेते हैं। हॉल एंड लॉरेंस इन्होंने बोला कि इंटरनेशनल लॉ ये कस्टम्स और प्रेसिडेंट पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन, जैसे जो म्युनिसिपल लॉज होते हैं वो कस्टम्स और प्रेसिडेंट पर बेस्ड होते हैं, इसी तरह ये भी कस्टम और प्रेसिडेंट पर बेस्ड है। तो म्युनिसिपल लॉ कौन सा लॉ होता है, जो नेशनल लॉ होते हैं, हर कंट्री के अपने होते हैं, वो म्युनिसिपल लॉज होते हैं, लाइक अदर म्युनिसिपल लॉज। सो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। हमारा जो हिस्ट्री और फिलोसफी और ये जो एक्सपोनेंट्स थे उनके नाम और उनकी छोटी सी डेफिनेशंस थी जो वो हो गई है। उसके बाद हम इंटरनेशनल लॉ की क्या डेफिनेशंस दी गई है वो कल के लेक्चर में हम करने वाले हैं। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे इंटरनेशनल लॉ के वो हम करने वाले हैं। तो हमारा लेक्चर आज का यहीं तक था। आई होप आपको ये समझ में आया हो, क्योंकि यहाँ से काफ़ी स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं, तो आप इन स्टेटमेंट्स को ध्यान रखिएगा। 2 से 3 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये स्टेटमेंट्स याद रहेंगी। जितना ज़्यादा हो सकता है हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक दिस वीडियो एंड 2 से 3 बार वीडियोस को देखना ना भूलिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज के लिए इतना ही था, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।